नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची और रांची में मौजूद आप जानते हैं विधानसभा के बिल्कुल सामने से हम लोग अभी इस न्यूज पॉइंट को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इसी विधानसभा के लिए और इसमें बैठने के लिए जो सदस्य होंगे उनके लिए ही चुनाव हो रहा है। आप जानते हैं विधानसभा का चुनाव 81 सीटें हैं झारखंड में और इन 81 सीटों में गहमा गहमी का आलम यह है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसको लेकर मथापच्ची के साथ साथ बहुत कुछ चल रहा है इधर झारखंड में। लगातार हम लोग झारखंड की यात्रा पे हैं और यहाँ पर बहुत कुछ जो देख रहे हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी साथ हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत भी करता हूं और साथ में तमाम दूसरे साथी भी अभी थोड़ी देर में आप तक पहुंचेंगे। लेकिन देश में और क्या चुनावी हलचल है, देश में सियासी हलचल क्या है, इसकी सियासी हलचल के अलावा भी बहुत कुछ है, उन सब पे चर्चा जरूरी है। जरा उन पे चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। और आपको अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गहमा गहमी का आलम इतना कि उधर पवार वर्सेस पवार जो हो रहा है, यानी शरद पवार के भतीजे और इधर अजित पवार, ये दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बारामती में, इसको लेकर भी आज बहुत सारी चर्चा हुई। उधर प्रियंका गांधी वायनाड में आज चुनाव प्रचार के लिए चली गई थी और वहां पर वायनाड में प्रियंका गांधी ने अपनी सेवा भाव को आज साफ साफ स्पष्ट रूप में बताया कि मैं कैसे सेवा करती आई हूं और फिर से अब जनता की सेवा के लिए अगर आप लोग चुन करके लाएंगे मुझे तो जनता की सेवा के लिए मैं तत्पर रहूंगी। और सबसे बड़ी चीज कि भाजपा ने जो आरोप लगाया है कि वायनाड को एक स्थायी सांसद चाहिए और उस पर भी इन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने, कि हमारे भाई यानी राहुल गांधी 5 साल तक स्थायी सांसद तो रहे ही हैं और अब दोबारा चूंकि चुनाव हो रहा है तो एक स्थायित्व तो फिर से मिलेगा। ये सारी बातें प्रियंका गांधी ने आज वायनाड में कही हैं। प्रियंका गांधी की बात पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताऊं कि उधर बिहार चलें तो बिहार में आज नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी। अंदर एनडीए की बैठक चल रही थी और बाहर कुछ पुतले दहन और कुछ और विरोध प्रदर्शन ये सब चल रहे थे और ये सब नीतीश कुमार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ। लेकिन एनडीए के ही घटक दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर ये प्रदर्शन कर रहे थे तो बिहार में। लेकिन उसके बाद में बताया गया कि ये चुनावी गतिविधियों के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। जीतन राम मांझी ने इस पर साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है, ये मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि हम जो अगले साल चुनाव होना है बिहार में उसकी गतिविधियों रणनीतियों पर आज हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसके साथ साथ हम लोगों ने उपचुनाव की भी बात की है। तो बिहार हो गया, उधर वायनाड चले गए और फिर महाराष्ट्र में और भी गतिविधियां हैं। नवाब मलिक ने भी कहा है कि कभी भी अजित पवार जो हैं वो खेमा बदल सकते हैं, ये नवाब मलिक का कहना है। और आप जान रहे हैं कि नवाब मलिक के अलावा अगर दिल्ली उधर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के कई नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं उनकी भी तिरछी निगाहें कुछ और लोगों पे और कुछ नेताओं पे पड़ रही हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह वो उनके पाले में आ जाएं। तो बहुत कुछ सियासी घमासान है और इस घमासान के बीच इधर झारखंड में आज नामांकन की तारीख जो है धीरे धीरे जैसे समापन की ओर जा रही है, नामांकन की सूची आगे बढ़ती जा रही है और आज हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, ये तमाम नेता अपने अपने जो साथी हैं जो नॉमिनेशन जिनको दाखिल करना है नॉमिनेशन दाखिल करवाते हुए नजर आए और साथ साथ उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। कल्पना सोरेन ने इसी मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। सबसे पहले कल्पना सोरेन को, फिर प्रियंका गांधी को भी सुनेंगे। लेकिन कल्पना सोरेन आज अपनी बात रखते हुए और कैसे हेमंत की सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार आ रही है ये कह रही हैं, सुनिए जरा। 14% किसने किया है? ये बीजेपी के लोगों ने किया है और ये झारखंडी सरकार विधानसभा से पारित कराती है 27% का आरक्षण, हमारा सरना धर्म कोड, नियोजन नीति। और जब हम यहाँ से पारित करके भेजते हैं तो आगे में जाकर के बीजेपी के लोग इसे रोक देते हैं और उसके साथ ही साथ इनके पीआईएल गैंग ऐसे है कि हर किसी बात में ये लोग पीआईएल लगा देते हैं। ये मंशा इनकी साफ है कि ये झारखंड का विकास नहीं चाहते, ये नहीं।
तो सुन रहे थे आप, ये झारखंड का विकास नहीं चाहते हैं, ये आरोप लगा रही थी कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन इसलिए कह रही हैं क्योंकि बीजेपी लगातार कल्पना सोरेन और उनकी पार्टी पर, हेमंत सोरेन पर आरोप लगाती आई है। बीजेपी खेमे में भी काफी हलचल है, यहाँ पर भी, झारखंड में भी। तो झारखंड की रणनीतियां, गतिविधियां और सियासत में जो कुछ चल रहा है उसके लिए प्रशांत टंडन जी और हम लगातार घूम रहे हैं। प्रशांत जी से भी बात करेंगे इसी मसले पे, लेकिन थोड़ा फिर से आपको वायनाड लेके चलते हैं। वायनाड में आज प्रियंका गांधी की जबरदस्त सभाएं हुई हैं और इन सभाओं में प्रियंका गांधी ने जो सेवा भाव की बात की थी, जिसकी शुरुआत में मैंने जिक्र किया था, उसी में उन्होंने आज मदर टेरेसा का भी जिक्र किया और कहा कि जब मैं एक बार बचपन में बीमार थी, मदर टेरेसा आई थी मेरे घर पर। मदर टेरेसा को आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जो नए हैं वो भी, पुराने हैं वो भी। मैं उम्मीद करता हूं सेवा भाव की अगर बात हो और मदर टेरेसा का नाम ना हो तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज प्रियंका गांधी भी सेवा भाव का नाम लेते हुए, सेवा की बात करते हुए और उसमें तत्परता दिखाते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया एजेंसी से बात करते हुए भी सेवा की बात की है, जिक्र किया है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने इसी मसले पर, आइए जरा सुन लेते हैं। Well, my main promise is that I will work very hard. I will work very hard to serve the people of Wayanad. I will stand side by side with them through their problems and their issues, and I will fight for them. I will raise my voice on whichever platform I can, especially in Parliament if I am elected, and I will do everything I can to help them resolve their issues and have a better life. The main allegation of this ruling party CPM is raising is that why not need a permanent MP, not a guest MP who is visiting frequently? Well, my brother was definitely a permanent MP. He was MP for 5 years. And if the people of Wayanad had any issue with it, they would not have elected him again. But they did. So I think that is the answer. So you will be frequently visiting? Yes, of course, as I said in my speech. And you have mentioned about this, the demand for, long pending demand for a medical college. Yes. And the Yes. night travel ban. Yes, I will be understanding these issues in depth once I come here again and I talk to everybody and I understand properly what are the possible solutions for these issues. Medical college, of course, we have been putting pressure. My brother has put a lot of pressure on the government. They have put a board, but they have not provided the facilities. I think that we will put even more pressure on them so that the facilities are started over there. Thank you. Thank you. तो सुन रहे थे आप, यहाँ प्रियंका गांधी अपनी बात साफ साफ रखते हुए कि मैं क्या करूंगी जब जीत कर आऊंगी। और ये यहाँ वायनाड में काफी हलचल है और वायनाड की हलचल जो है वो देश भर में है। दो महिला नेताओं की बात जरूर आज करना चाहूंगा, एक प्रियंका गांधी की बात, दूसरी कल्पना सोरेन। यहाँ पर झारखंड में जब हम हैं तो कल्पना सोरेन भी उसी दमखम के साथ में यहाँ दिखाई देती हैं। तीसरी तरफ अगर देखें, हमने अभी आपके सामने हम लोगों ने बिहार की बात कर ली, हम लोगों ने महाराष्ट्र की बात कर ली, झारखंड की बात कर ली, उधर वायनाड केरल की बात हमने कर ली। बात उधर अगर करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक लंबी चिट्ठी लिखी है, बहुत लंबी तो नहीं कहेंगे लेकिन चिट्ठी है, जो महाराष्ट्र के लिए और वहां पर विराजमान मीडिया के लिए भी उन्होंने लिखी है चिट्ठी। और ये अखिलेश यादव ने ये चिट्ठी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साझा की है और उन तमाम मीडिया कर्मियों के लिए और महाराष्ट्र वासियों के लिए चिट्ठी जो लिखी है, थोड़ा बहुत जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा उस चिट्ठी को, इसलिए क्योंकि इसमें एक बात इसके जरिए साफ साफ समझ में आती है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी। और इसको लेकर जितनी बातें मीडिया में आती हैं कि नहीं, अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम दे दिया है, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम अलग हो जाएंगे अगर आपने 10-12 सीटें नहीं दी तो, आज सबसे उन्होंने पर्दा हटा दिया है। अगर इस चिट्ठी को गौर से सुनेंगे आप तो चिट्ठी में लिख रहे हैं अखिलेश यादव की प्रिय महाराष्ट्र वासियों और मीडिया कर्मियों दोनों के नाम, आपकी जागरूकता से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र को भाजपा की साजिशों से भरी तोड़फोड़ की नकारात्मक राजनीति और सांप्रदायिक सियासी दांवपेचों से मुक्ति दिलाएगा। संयुक्त विपक्ष की सकारात्मक रणनीति और परस्पर समायोजन को भाजपा की नकारात्मक राजनीति समझ ही नहीं पा रही है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने के भाजपाई षड्यंत्र का खुलासा महाराष्ट्र की जनता के सामने हो गया है। भाजपा ने महाराष्ट्र के समाज के ऐतिहासिक सौहार्द और भाईचारे
भाईचारे को भी तोड़ा है और राजनीतिक दलों को भी। भाजपा चाहती है कि महाराष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से इतना कमजोर कर दिया जाए कि महाराष्ट्र के हाथ से देश को आर्थिक नेतृत्व की लगाम छीनकर किसी और के हाथ में दी जा सके। महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के हितों की रक्षा करने वाले मीडिया कर्मियों के बीच आई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना भाजपा की इस चाल को कामयाब नहीं होने देगी। महाराष्ट्र के मान सम्मान, रोजी रोटी, रोजगार, व्यापार और कारोबार के दुश्मन को महाराष्ट्र के लोग हराएंगे। दागी और दगा देने वाले भाजपा के संगी साथियों को करारी शिकस्त मिलेगी। भाजपाई महाभ्रष्टाचार ने महापुरुषों की मूर्तियों तक को नहीं छोड़ा। बच्चियों के मान को भंग करने वालों को राजनीतिक प्रश्रय दिया। महाराष्ट्र की जागरूक और तरक्की पसंद जनता की संयुक्त शक्ति भाजपाई धोखेबाजी और खोखेबाजी दोनों को परास्त करेगी। आशा है महाराष्ट्र के दायित्व बोध से संपन्न निष्पक्ष मीडिया कर्मी, यहाँ हम जैसे मीडिया कर्मियों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आशा है महाराष्ट्र के दायित्व बोध से संपन्न निष्पक्ष मीडिया कर्मी भी लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की अपनी परंपरागत गौरवशाली भूमिका बखूबी निभाएंगे और किसी भी प्रकार के भ्रामक भाजपाई दुष्प्रचार को प्रचारित और प्रकाशित होने से न केवल रोकेंगे बल्कि उसका मुखर खंडन भी करेंगे। ऐसे सभी सच्चे समाचार विचार चैनलों, यूट्यूब चैनलों और पत्रकारों के प्रयास सराहनीय हैं, जो साधन संपन्न न होते हुए भी अपने अदम्य साहस से भाजपा की महाराष्ट्र विरोधी राजनीति का लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं। संयुक्त और संगठित राजनीतिक रणनीति से भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के महादुखी काल का अंत होगा। महाराष्ट्र के दुश्मनों को हराने के लिए और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वचनबद्ध और संकल्पबद्ध आपका अखिलेश। ये अखिलेश यादव की चिट्ठी है और ये खुली चिट्ठी, ओपन लेटर जिसको कहते हैं, ये महाराष्ट्र वासियों के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए अखिलेश यादव ने लिखी है। तो एक तरफ देखिए तो एक हंगामा, एक तहलका मचा हुआ है चारों तरफ, आप कह सकते हैं, और इन सब के बीच पुलिस कस्टडी में एक की मौत की खबर भी है और उसको लेकर भी अखिलेश यादव, ये उत्तर प्रदेश की बात है, एक व्यवसायी जो लखनऊ का, और उसकी पुलिस कस्टडी में मौत, हिरासत में मौत जिसको कहते हैं, और उसके कारण भी एक हंगामा मचा हुआ है खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आने वाले समय में हम बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी राजनीति पर चर्चा जो है वो ज्यादा हम करने वाले हैं इधर महाराष्ट्र की और झारखंड में। जो साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं कि रात का समय है, रांची में हम हैं और रांची में शहर से थोड़ा दूरी पर, लगभग 15-17 किलोमीटर की दूरी पर विधानसभा है। इसी विधानसभा, हमारे पीछे वो विधानसभा है, लेकिन चूंकि रात का वक्त है तो उतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, ये भवन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन विधानसभा है यहाँ पर पीछे। आप भले इसको नहीं देख पा रहे हो, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव कवर करने हम आए हैं तो कम से कम ये तो आप लोगों तक हम पहुंचा ही दे। जहां भी हम जाते हैं चुनाव करने के लिए, कवर करने के लिए, तो ये दिखाने की कोशिश हम जरूर करते हैं। और अब चूंकि रांची में भी हैं तो रांची से आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं विधानसभा से। और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और आप तमाम साथी जो जुड़ चुके हैं, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और स्वागत इस्तकबाल जरा मैं उन तमाम साथियों का भी करना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट के रूप में। और देखिए इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। इधर हैं प्रशांत टंडन जी। सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास ही आना चाहता हूं और स्वागत करता हूं आप चारों महानुभावों का। प्रशांत जी, जो कुछ आप देख रहे हैं इसी से चर्चा की शुरुआत की जाए। झारखंड में क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? और आज कल हम लोग यहाँ से रांची से हम गिरिडीह गए थे, 200 किलोमीटर की यात्रा, और आज उसी 200 किलोमीटर की यात्रा से वापस आए। जाने और आने में क्या फर्क दिखा? 2 बड़े स्पष्ट फर्क दिखाई दिए। एक तो जाते वक्त इलेक्शन कमीशन बहुत मुस्तैद दिखाई दिया, आते वक्त उतना वो मुस्तैद नहीं था। एक ही जगह हम लोगों को रोका गया, जाते वक्त तो 4 बार हमारी गाड़ी चेक हुई। तो एक तो फर्क ये था। उसका कारण क्या था, क्या कारण हो सकता है ये बताऊंगा। लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के खिलाफ शिकायत की है, पक्षपात की। वो क्यों की है उस पर भी हम बात करेंगे आगे। लेकिन जो फर्क देखा, जब हम लौट रहे थे तो आप देखिए कि हम लोग रास्ते में रुके और बेबी देवी महतो का नामांकन हो रहा था और बड़ी संख्या में सड़कों पर
मोबिलाइजेशन बहुत दूर तक, लगभग 40 किलोमीटर तक आराम से मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, लोग और ख़ासकर महिलाएं दिखाई दी। महिलाओं का मैं खासकर यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि कल्पना सोरेन का आपने अभी दिखाया बाइट। देखिए, कल्पना सोरेन इस वक्त सबसे ज़्यादा झारखंड में डिमांड में है, और मुझे लगता है शायद हेमंत सोरेन से भी ज़्यादा डिमांड में है। सारे कैंडिडेट झारखंड मुक्ति मोर्चा के या नेता या कार्यकर्ता उनका प्रोग्राम लगाने की बात कर रहे हैं, और व्यस्त भी बहुत हैं वो। और क्या कारण है कि कल्पना सोरेन क्या असर डालेंगी, उसका एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं ये देना चाहता हूँ। झारखंड शायद देश का अकेला राज्य होगा, राजीव जी, जहाँ 81 में से 32 सीटों पर महिला वोटर पुरुष वोटर से ज़्यादा है, और सभी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व सीटों पे महिला सीट ज़्यादा है। चंपाई सोरेन की सीट पे भी महिलाएं ज़्यादा है, हेमंत सोरेन की सीट पे भी महिलाएं ज़्यादा हैं। तो महिला यहाँ पे वोटर जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है कि इस विधानसभा में बहुमत में कौन आएगा और झारखंड को कौन चलाएगा। इस लिहाज से कल्पना सोरेन में मुझे लगता है कि शायद कल्पना सोरेन अकेली महिला नेता है जो बड़े कम समय में, हालांकि लेकिन लगभग पूरे जो ट्राइबल बेल्ट है झारखंड की, उसमें वो लोकप्रिय हैं, जाना पहचाना नाम हो गई हैं। और भी महिलाएं नेता हैं जिनका पॉकेट में अपनी पॉकेट में उनका ज़रूर लोकप्रियता है या असर है, लेकिन कल्पना सोरेन का असर जो है वो लगभग पूरे झारखंड में है, वो एक चर्चित नाम हो चुकी हैं। इसका असर विधानसभा के चुनाव परिणाम में निश्चित तौर पर पड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल, विधानसभा के चुनाव परिणाम में यानी रिजल्ट में इसका असर, कल्पना सोरेन का असर निश्चित रूप से पड़ने जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी। लेकिन 2-3 बातें जो ये कह चुके हैं कि बाद में बताऊंगा, उस पर भी आएंगे कि आखिर जाते वक्त इतनी ज़्यादा चेक इन और आते वक्त कम चेक इन का मतलब क्या था, मायने क्या था। और लगभग 40 किलोमीटर, बेबी देवी जो यहाँ की कद्दावर नेता ही नहीं बल्कि आबकारी मंत्री भी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, के आज अगर ये देखा जाए कि नॉमिनेशन में अगर इतनी भीड़ थी, इतनी महिलाएं थी, बहुत महिलाएं, हमने अलग से प्रोग्राम भी कवर किया है, वो वीडियो भी अपलोड करेंगे, आप लोग देखिएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगभग 40 किलोमीटर तक दूर दूर से आए हुए लोग दिखाई दे रहे थे, बोकारो से लेकर धनबाद तक के लोग इधर दिखाई दे रहे थे। खैर, लेकिन हम बात गिरिडीह की कर रहे हैं और वहां से अब हम रांची पहुंच चुके हैं। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं और उनके बीच आना चाहता हूं। जल्दी से सबसे पहले सुनील शुक्ला जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। सुनील जी, कैसे देखा जाए, किस ढंग से आप देखते हैं झारखंड के चुनाव की बात करें और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें, दोनों अब नॉमिनेशन का दौर आ चुका है, वैसे में इन दोनों राज्यों के चुनाव पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? धन्यवाद राजीव जी। अगर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को अपने साथ लाने के लिए प्रयास कर रही है, उनके परिवार वाले उनके अपहरण की शिकायत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों का टोटा है, भारतीय जनता पार्टी इस साल हुए लोकसभा के चुनाव में जितनी भी आदिवासी सीटें हैं सभी सीटों पर चुनाव हारी थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति क्या है झारखंड में। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी दलों और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिसको इंडिया दल समूह हम लोग कहते हैं, यह बड़े आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रहा है और इनको इनकी एकता को छिन्न भिन्न करने की जो बीजेपी की कोशिशें हैं वो सफल नहीं हो पाई। निश्चित रूप से इंडिया दल समूह ने अपने उम्मीदवारों के चयन में, अपने चुनाव प्रचार की रणनीति में एक बहुत संभल करके चलने की कोशिश की है और कम से कम किसी भी तरह का मौका भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिया दल समूह ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को चला रही है या जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतारा है मैदान,
अब पार्टी के अंदर विद्रोह को रोकने की कोशिश की है। उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया दल समूह मजबूत चुनौती देने की स्थिति में है। मेरे ख्याल से कल अंतिम दिन होना चाहिए नामांकन का, लेकिन पहले फेज के लिए, दूसरे फेज के लिए तो अभी नामांकन की तिथि होगी, लेकिन पहले फेज का जी। नामांकन की तिथि 7 नवंबर तक कल होनी चाहिए। तो ऐसे में लगभग जिन इलाकों में भी ये पहले फेज में संभवतः रांची के और आसपास के इलाकों में मतदान होना है, इन इलाकों में इंडिया दल समूह ने बहुत ही एक व्यवस्थित रणनीति के तहत अपने आप को तैयार किया है। निश्चित रूप से मेरा अपना मानना यह है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ साथ राहुल गांधी के प्रचार अभियानों को थोड़ा और ज्यादा करना चाहिए झारखंड में, क्योंकि गैर भाजपा मतों के एकीकरण के पीछे राहुल गांधी की उपस्थिति या उनका राजनीतिक अभियान ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आदिवासियों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में और अन्य समूहों के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सहमत नहीं है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी अच्छी खासी दखल है। लेकिन उस असर को और प्रभावी करने और इन मतदाताओं को कंसोलिडेट करने के लिए कांग्रेस की सक्रियता बहुत जरूरी है। कांग्रेस की सक्रियता इंडिया दल समूह की सक्रियता को एक बड़े पैमाने पर एक प्रभावी बनाएगी। वही स्थिति झारखंड महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में ये बार लगातार कहने की कोशिश की गई कि महाविकास अघाड़ी में तालमेल नहीं है, महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। आज की स्थिति यह है कि नामांकन की तिथि खत्म होने जा रही है और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर महायुति के प्रत्याशी भी तय नहीं हो पाए। उनके बीच अलग तरह का संघर्ष चल रहा है, चाहे अजित पवार हो और चाहे शिंदे साहब हो। दूसरी तरफ एक समाजवादी पार्टी को लेकर के एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि इंडिया दल समूह में एकता नहीं है। अखिलेश यादव की जो आपने चिट्ठी पढ़ी, उस चिट्ठी के बाद सब जितने भी तरह के तर्क थे वो सभी समाप्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने, उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने जिस एकता का परिचय दिया, जिस समझदारी का परिचय दिया, आप स्थिति देख सकते हैं कि मराठवाड़ा में इस साल के लोकसभा के चुनाव की स्थिति क्या थी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इंडिया दल समूह ने ज्यादा ताकत दिखाई। भारतीय जनता, आप अगर इस साल के लोकसभा के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं पाई, तो क्या उन राजनीतिक स्थितियों में कोई तब्दीली आई है जिससे विधानसभा का चुनाव प्रभावित होगा? विधानसभा के चुनाव में तो और लोगों के मन में एक तरह की नाराजगी होगी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की और जोड़ तोड़ करके बनाई गई सरकार महाराष्ट्र की, इन दोनों की एंटी इनकम्बेंसी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिंदे सरकार ने लोगों को फ्रीबीज बांटने का प्रयास कर रही है, यह बताता है कि पूरे गठबंधन की, महायुति गठबंधन की स्थिति राज्य में क्या है। यह मतदाताओं को प्रलोभन देने, लालच देने की जो कोशिशें होती हैं, वह किसी भी राजनीतिक दल या सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक कमजोरियों का ही परिचायक होती है। अगर 10 वर्षों में आप अपने काम काज के बूते, अपने योजनाओं और कार्यक्रमों के बूते लोगों को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक कोशिश करने लगते हैं कि फ्री वीज के माध्यम से आप अपने प्रयासों को और तेज करें, जिसमें आप लाडली बहना योजना की बात आप सभी लोग कर रहे हैं। मुंबई आने वाले लोगों के लिए जो टोल टैक्स खत्म होने की बात की जा रही है, मदरसों को आर्थिक सहायता देने की बात की जा रही है। जो बात कही जाती थी कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के कितने खिलाफ रहती है और उनके खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होती। कर्नाटक का चुनाव आप याद कीजिए, बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को दिए आरक्षण को छीन करके अन्य जातियों को, समूहों को दे दिया था। और वही भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों को और मदरसों को सहायता देने की बात कर रही है। तो यह जो लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की बात की जा रही है, वह बताता है कि राजनीतिक रूप से कितने कमजोर हैं। दूसरी तरफ वहां किसानों की नाराजगी इस सरकार के खिलाफ है। प्याज उत्पादक किसानों की नाराजगी इस सरकार के खिलाफ है। जो उद्योगपति हैं उनके खिलाफ भी है। आज जो ताजा तरीन घटना घटी है, जिसमें कि एक बड़ा उद्योग लगना था महाराष्ट्र में, उसको शिफ्ट कर दिया गया है गुजरात में, जिसमें आज स्पेन के प्रधानमंत्री जी से मौजूद थे।
उसकी प्रतिक्रिया सामने। तो राज्य की आर्थिक जो इसका उल्लेख अखिलेश यादव ने भी अपने पत्र में किया कि राज्य के आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने की भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो कोशिशें रही हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जो समझौता करने की कोशिशें बीजेपी की रही हैं, उसका भी असर दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी ने शुरुआत के दिनों में यह प्रशासन बनाने की निश्चित रूप से कोशिश की गई थी, लेकिन वह चुनाव आते आते यह महाविकास अघाड़ी अपने इन सभी तरह के परसेप्शन से अपने आप को बाहर निकाल ली। मेरा अपना मानना यह है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बड़ी पार्टी है, संसाधन उसके पास बहुत है, लेकिन उसके पास राजनीतिक मुद्दों के नाम पर महाविकास अघाड़ी का प्रभाव मुझे लगता है कि ज्यादा है। मेरा अपना मानना यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में बीजेपी के सामने महाविकास इंडिया दल समूह की जो चुनौती है वो गंभीर है, और राजनीतिक रूप से जो मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं इंडिया दल समूह के द्वारा, उनका जवाब अभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं कि उसका जवाब इंडिया दल समूह के पास में नहीं है। ये जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं इधर प्रशांत टंडन जी के पास, फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, अभी जिक्र कर रहे थे सुनील शुक्ला जी, आपने सुना कि हेमंत सोरेन के जो प्रस्तावक थे मंडल मुर्मू, वो अचानक परसों शाम गायब हो गए, और उसके बाद से परसों नहीं बल्कि कल शाम से गायब हो गए, और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि शायद उनको हेमंत सोरेन के खिलाफ उतारा जाएगा। और ये जो तर्क है ये बिल्कुल सही है कि शायद हेमंत सोरेन के खिलाफ एक अच्छा कैंडिडेट उतारने के लिए बीजेपी के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है। कितना दम है इस तर्क में? अभी तो वहाँ का कैंडिडेट तो खैर आ गया है, लेकिन बदली भी हो सकती है कैंडिडेट की। लेकिन प्रस्तावक जो हैं उनके मंडल मुर्मू, देखिए वो किसी राजनीति में कभी रहे नहीं है, किसी पार्टी में नहीं रहे, और बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं वो सिद्धू कानू मुर्मू के वंशज हैं, जो झारखंड के बहुत सम्मानित जो है वो पर्सनालिटी हैं, और वो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके वंशज हैं। वो किसी 1855 के विद्रोह के वो नायक रहे हैं, और उनका बहुत सम्मान उस परिवार का है, उनके वो वंशज हैं, और वो किसी राजनीति में कभी पड़े नहीं है। आरोप यही है कि उनको लेकर, जिसको मैं कह रहा था कि कल गाड़ियों की जांच बहुत हो रही थी, किसी गाड़ी में जो आरोप है झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि उनकी गाड़ी को रोका गया, और उसमें कुछ लोग थे जिनको डिटेन किया गया, फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के कहने पर उनको छोड़ दिया गया थाने से, और उसके बाद से वो गायब हैं, संपर्क में नहीं है किसी के। कहा जा रहा है कि वो जब अवतरित होंगे, सामने आएंगे, तो बीजेपी के होंगे। ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस यहाँ पे चल रहा है। लेकिन देखिए, अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ हुई, कुछ ऐसी बात हो गई कि जो ठीक बात नहीं होगी, तो उसका बड़ा उल्टा असर होगा, कि वो बहुत सम्मानित परिवार के हैं और उनके वो वंशज हैं। दूसरा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर, यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऊपर यही आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया है कि आप इनको हटाएं यहाँ से, क्योंकि इनका रवैया पक्षपातपूर्ण है। वाकई ये बड़ी संदेहास्पद बात है कि जिस तरीके से ये मंडल मुर्मू साहब को लापता होने की बात है, ये इस तरीके की साजिशें, आपराधिक कृत्य जो है वो चुनाव में ठीक लगते नहीं, हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है इस तरीके की बातें करना। और उस पर हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान भी आया कि वो चाहे तो आ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें, कड़ियाँ जुड़ रही हैं, और उन कड़ियों के जुड़ने का हम लोग देखेंगे कि वो अब कल या परसों जब वो बाहर आते हैं तो वो क्या कहते हैं। जी। तो दूसरी बात ये कि जो मैं बात कर रहा था कि देखिए, जो मैया सम्मान यात्रा कल्पना मुर्मू ने निकाली, और मैया सम्मान योजना के तहत जो पैसा मिल रहा है, जिसमें तमाम लोगों से हमारी बात भी हुई है, वो इस वक्त झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कहाँ गड़बड़ कर रही है, बीजेपी के
नैरेटिव में गड़बड़ियाँ कहाँ है, ये हम बात करेंगे अगले चरण में जब आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी कहाँ गड़बड़ियाँ कर रही है। और मैया सम्मान योजना जो है, जिसमें महिलाओं को रुपए मिल रहे हैं और 3 किस्त अभी तक दिया जा चुका है, 3 किस्तें जा चुकी हैं और उसके बाद चौथी किस्त की बात आ रही है जो छठ के समय देने की बात है। तो ये अभी योजना और इसका बहुत एक कहें तो व्यापक असर है, क्योंकि 1,29 लाख महिला वोटर्स हैं और उसमें से 50% से ज़्यादा महिलाओं को ऑलरेडी ये इस योजना का लाभ मिल रहा है। 57 लाख महिलाओं को ऑलरेडी इस योजना का लाभ मिल चुका है और वो कंटिन्यू है। तो इसका ये, और आज जब हम लोग देख रहे थे कि जो भीड़ थी उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, जो प्रशांत टंडन जी भी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड में एक अलग तरह से महिलाओं के लिए अगर देखें तो महिला वोटर्स जो हैं वो ट्रंप 32 कंस्टिट्यूंसी में महिला वो मतदाता पुरुषों से ज्यादा है। बिल्कुल 32 ऐसे, आप समझ लीजिए आपकी 81 में से 32 ऐसे ही कंस्टिट्यूंसीज हैं, ऐसे विधानसभा हैं जहां महिला वोटर्स ज्यादा हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। और दूसरा एक महिला हैं कल्पना सोरेन, जो लगातार महिलाओं के बीच ही नहीं बल्कि पूरे इस झारखंड में एक रोल मॉडल बनी हुई हैं और सबसे ज्यादा डिमांड में है। झारखंड की बात हम बीच बीच में जरूर करेंगे, आपको बताएंगे, क्योंकि ग्राउंड पे हम हैं तो झारखंड की बात ज्यादा होगी ही। लेकिन आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास में और उनके थ्रू भी समझना चाहता हूं उधर महाराष्ट्र की बात। प्रकाश जी, पिछले 1 हफ्ते में महाराष्ट्र में कितना क्या कुछ बदला है, जरा बताइए। राजीव जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बातें की जा रही है कि इंडिया अलायंस के दलों में तालमेल की बहुत ज्यादा कमी है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी थोड़ी उन्हें बेचैनी नजर आ रही है एनडीए घटक को। एक और खबर मैंने अभी देखी, रामदास आठवले जी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को महायुति में सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही हैं। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की, रामदास आठवले से, और उन्होंने ये कहा कि आप तो हमें 1 सीट भी नहीं दे रहे हैं, और दूसरी बात ये कि हम तो 4-5 सीटों की उम्मीद लगाए थे। केंद्र में हम आपके साथ हैं लेकिन यहाँ पे आप हमें पूछ नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि वहाँ एनडीए में, महाराष्ट्र में एनडीए में मतभेद चल रहे हैं और उनमें जो तालमेल की कमी है वो साफ नजर आ रही है। तालमेल की कमी या एक दोस्ताना संग मुकाबले की बात मुंबई की 5 सीटों पर भी हो रही है। वर्सोवा, बायकला, वडाला, घाटकोपर और बांद्रा ईस्ट, दोनों, बांद्रा ईस्ट, घाटकोपर ईस्ट और मुलुंड, तो इन सीटों पर बात हो रही है कि दोस्ताना फाइट हो सकती है। उधर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी में भी कुछ चीजों में तालमेल की थोड़ी कमी बताई जा रही, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला मुझे लगता है महाराष्ट्र में होगा। झारखंड में के बारे में 2-3 चीजें मुझे बहुत अलग लगी। एक तो जो अभी बताया आपने और प्रशांत जी ने कि कल्पना सोरेन की शक्ति, 32 सीटों पर महिला मतदाताओं का अधिक होना, ये सारी चीजें बता दी कि झारखंड देश के अन्य हिस्सों की तरह नहीं है, वहां कुछ अलग तरह की राजनीति है, ये बात तो तय है। दूसरी बात है कि बीजेपी झारखंड में जिस तरीके से अपने नाराज लोगों से परेशान है, जो लोग बीजेपी से खफा है, बीजेपी के लोग हैं, और बीजेपी को हेमंत सोरेन के खिलाफ उनकी जो बरहेट सीट है उसमें गमलीलाल हेम्ब्रोम को उन्होंने उतारा। ये वो हेम्ब्रोम साहब हैं जो आजसू से आए थे, आजसू से पार्टी से आए थे, तो आजसू पार्टी से यहाँ आने वालों को बीजेपी ने टिकट दे दिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस सीट पर हेमंत सोरेन खड़े हुए हैं, तो हेमंत सोरेन तो काफी अच्छे वोटों से जीते थे, 25,000 के करीब वोटों से जीते थे, ये मुझे याद आ रहा है। लेकिन ये जो जिन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है उन्हें केवल 2,573 वोट मिले थे, 2,500 वोट मिले थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने अपने उम्मीदवार, बीजेपी को झारखंड में उम्मीदवार, ढंग के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, खास करके उन सीटों पर जहां बहुत कांटे की टक्कर है, जहां बीजेपी कांटे की टक्कर जिन सीटों को मानती है वहां उसके पास उम्मीदवारों की कमी है। झारखंड में अजदा सीटों का जो गणित है वो बीजेपी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी को कभी उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, उन सीटों पे कभी बीजेपी को बहुत अच्छे सीट नहीं मिली। बीजेपी के जो बागी हैं, रूठे हुए लोग हैं,
उनको मनाने के लिए हिमंता बिस्व शर्मा के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान भी एक एक उम्मीदवार के घर जाने के भी नाम बैठ जाओ, जैसा कि अतीत में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी देखने को मिला था। तो बीजेपी के सामने परेशानियां बहुत ज्यादा है, उम्मीदवार मिल नहीं रहे हैं, नाराज लोग ज्यादा हैं, और महाराष्ट्र में बीजेपी को दूसरी पार्टियों से तालमेल बनाने में दिक्कत आ रही है। मुझे ये बात लगती है राजनीति। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी को तालमेल बनाने में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में और झारखंड में भी देखा जाए तो यहाँ, लेकिन दोनों ही जगहों पे, चाहे वो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, इंडिया गठबंधन काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। धरातल पे यही दिखता है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। झारखंड की बात पहले करेंगे, एक बार फिर से प्रशांत जी के पास आता हूं, फिर अमलिंदु जी आपके पास आऊंगा। प्रशांत जी, इंडिया गठबंधन की भी आज चर्चा हो रही थी कि इंडिया गठबंधन के नेता आएंगे कि नहीं आएंगे, और आज हालांकि हेमंत सोरेन ने गोड्डा में एक जो सभा की है, उस सभा में इंडिया गठबंधन के ही नेता यानी तेजस्वी यादव उसमें मौजूद थे। तो एक यहाँ पर वो भी दिखाई दे रहा है, यूनिटी भी दिखाई दे रही है इन लोगों की, इंडिया गठबंधन की। देखिए, इंडिया गठबंधन का यहाँ पे रैली, एक संयुक्त रैली होनी है, बड़ी रैली होनी है। इंडिया गठबंधन का रोल कहाँ होगा? देखिए, जो 28 सीटें हैं, जो ST रिजर्व सीटें हैं, यानी जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ अभी भी पहले जैसी है। उस पे और जो कंसोलिडेशन हुआ है, जो मजबूती और आई है, वो महिला वाला, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि महिला मतदाता वाला, खासकर मैया सम्मान योजना की वजह से। तो वो मुझे लगता है कि जितना हम लोगों ने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ट्राइबल वोटों पर, ट्राइबल सीटों पर वो पकड़ बरकरार है। या तो वो उतनी रहेगी या बढ़ेगी, या एक आध सीट इधर उधर होने की संभावना है। 53 सीटें हैं जो ट्राइबल एरिया के बाहर हैं। यहाँ पे इंडिया गठबंधन का रोल आता है। यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ पे RJD भी है, यहाँ पे CPI-ML का भी रोल होगा। तो ये जो सीटें हैं, 53 सीटें, ये हैं मुख्य जहाँ पे इंडिया गठबंधन का रोल होना है। पिछली बार नॉन ट्राइबल सीटों में 10 सीटें कांग्रेस के पास आ गई थी। अब ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि कांग्रेस उससे 10 से आगे जाती है या 10 भी मेंटेन करती है तो भी बड़ी बात है। दूसरी, जो बीजेपी के नैरेटिव में बात, आपने ध्यान दिया होगा कि कांग्रेस झारखंड में ट्राइबल नैरेटिव में कम दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी उधर दिखाई देती है जो नॉन ट्राइबल एरिया है। तो बीजेपी का क्या हो रहा है कि बीजेपी का जितना भी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, उनकी पूरी ताकत जो है वो ट्राइबल बेल्ट में लगी हुई है कि पलायन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है। वो रिझाने में लगे वहाँ पे जहाँ पे उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। लेकिन जहाँ वो कुछ कर सकते हैं या जो स्ट्रांग है जहाँ पे, वो नैरेटिव नहीं चल पा रहा है। मतलब वो बीजेपी की तरफ से वो नैरेटिव नहीं आ रहा है। जो 53 नॉन ट्राइबल सीट है, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे कुछ काम कर रहे होंगे लोग, लेकिन जो विमर्श है वो ट्राइबल केंद्रित है, जहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा की पकड़ अभी भी मजबूत है। तो ये वहाँ पे इंडिया गठबंधन का रोल आता है। जो 53 सीटें हैं वहाँ पे कांग्रेस या RJD, क्योंकि अनडिवाइडेड बिहार में RJD का भी उधर काफ़ी प्रभाव था, वो अभी भी प्रभाव है, क्योंकि काफ़ी जो पॉपुलेशन है वो बिहार से आए हुए लोगों की है वो उस एरिया में। तो इसलिए इंडिया गठबंधन का रोल वहाँ आएगा 53 सीटों पे। वहाँ पे अगर मेंटेन भी करते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, और अगर बढ़ते हैं तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिया गठबंधन का रोल कहाँ होगा? 53 सीटों पे बहुत ज्यादा होगा, यही बता रहे हैं यहाँ प्रशांत टंडन जी। हम लोग झारखंड में हैं दोस्तों, और झारखंड की राजधानी रांची, और रांची में विधानसभा, और इसी विधानसभा में जो सदस्य होंगे उन सदस्यों के बीच अभी होड़ मची हुई है, और वो चुनावी मैदान में हैं। बहुत सारे ऑलरेडी नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होना है। 13 तारीख को पहला फेज, और दूसरे फेज जहाँ 43 सीटें होंगी, 43 सीट,
सीट्स 13 तारीख को और 38 सीटें होंगी 20 तारीख को, और 23 तारीख को नतीजे आएंगे झारखंड के भी और नतीजे आएंगे उधर महाराष्ट्र के भी। महाराष्ट्र में 20 तारीख को टोटल 288 सीटों के लिए मतदान होना है। महाराष्ट्र की धरती से भी हम आप तक पहुंचाएंगे बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी चूंकि झारखंड में है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करना भी जरूरी है। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहता हूं और जरा आपसे भी समझूं कि क्या कुछ आप देखते हैं। जरा अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की है, जो चिट्ठी लिखी है, यहीं से मीडिया कर्मियों को और महाराष्ट्र वालों को, महाराष्ट्र निवासियों को, इन दोनों के साथ साथ एक जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अखिलेश यादव के ऊपर जो आरोप लगते थे, वो आरोप शायद ये एक फुल स्टॉप लगाने के लिए कि मेरे बारे में अगर आप लोग कुछ भी गलत सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। दूसरी तरफ वो समझा भी रहे हैं मीडिया कर्मियों को कि शायद ऐसी खबरें मत चलाया कीजिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं। लेकिन आपने क्या कुछ समझा है, जरा बताइए। जी राजीव जी, बिल्कुल अखिलेश यादव मीडिया कर्मियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोग ध्यान जो है वो एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और हम सब एकजुट हैं। और जो उन्होंने अपना लंबा चौड़ा ट्वीट किया राजीव जी, उसमें अंत में उन्होंने कहा है कि वो महाराष्ट्र में महाहार होगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये साफ उन्होंने संकेत दे दिया। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में अगर महाहार की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो अपनी 5 सीटों के दम पे तो महाहार की बात नहीं कर रहे हैं बीजेपी की। इसका मतलब कि इंडिया गठबंधन वहां बीजेपी को जबरदस्त हार दिलाएगा, ये अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं। दूसरा, जो मीडिया कर्मियों को बाकायदा जो संबोधित करते हुए कहा और पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए कहा कि भाई आप लोग इस पर ध्यान दीजिए कि बातें क्या हैं, इसका मतलब वो साफ संकेत है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं। कल भी परसों भी एक कार्यक्रम में थे अखिलेश यादव, वहां भी उन्होंने यही कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ है और हमारा गठबंधन बना हुआ है और ये सब जगह काम करेगा। हालांकि झारखंड में उन्होंने कुछ सीटों पर खड़े किए हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव में खड़ा किया है प्रत्याशी, लेकिन वो अलग मसला है। लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को लेकर जो बातें की जा रही थी उस पर अखिलेश यादव ने अपना रुख एक तरीके से राजनीति बिल्कुल साफ कर दिया है। उधर आज जो ज्यादा सुर्खियों में रही राजीव जी, वो एक सीट रही बारामती, जहां अजीत पवार ने आज नॉमिनेशन किया और उनके भतीजे जो हैं युगेंद्र पवार, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया। युगेंद्र पवार के नॉमिनेशन में खुद शरद पवार और सुप्रिया सुले जो थे वो मौजूद रहे, और अजीत पवार को कहना पड़ा कि वो किसी भी प्रत्याशी को अपने सामने जो होता है उसको गंभीरता से लेते हैं और युगेंद्र पवार को वो गंभीरता से ले रहे हैं। यानी एक बात स्वीकार कर ली अजीत पवार ने कि युगेंद्र पवार से उनको जबरदस्त चुनौती मिल रही है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट राजीव जी समझा जा सकता है। और इधर आज जिस तरीके से रामदास आठवले जो रोते हुए नजर आए कि भाई हम केंद्र में आपकी सरकार में शामिल हैं और आपने हमको विधानसभा में कोई सीट नहीं दी, यहाँ तक कि हमसे बात भी नहीं की जब आपने सीटों के बंटवारे के लिए मीटिंग बुलाई। तो रामदास आठवले जो उनका दर्द समझा जा सकता है राजीव जी कि लोकसभा में भी उनको कुछ नहीं मिला था और विधानसभा में तो उनसे बात ही नहीं की गई, मतलब मीटिंग में ही नहीं बुलाया गया। तो ये दर्द समझा जा सकता है। तो ये एनडीए की टूटन की तरफ साफ साफ इशारा दिख रहा है। उधर शरद पवार का कहना है कि 95% सीटों पर हमारा तालमेल हो चुका है, हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और 5% सीटों पर जो बचा है वो हम कल तक निपटा लेंगे। तो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एनडीए में अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि गठबंधन का कौन सा दल जो है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। लगता है कि शायद 29 तारीख की शाम तक ये स्पष्ट हो पाएगा और उसकी कोई घोषणा नहीं होगी कि किसको कितना गठबंधन में मिल रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने कई दिन पहले ही घोषित कर दिया था कि उसका सीटों का फॉर्मूला किस तरीके से चल रहा है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय जी भी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। महाराष्ट्र की चर्चा खूब हो रही है और इधर झारखंड की चर्चा, दोनों राज्यों के चुनावों की बात हम कर रहे हैं। जरा महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं और झारखंड पे भी आप कुछ जोड़ना चाहें तो जरूर जोड़िए। बारामती की सीट कितना इंपॉर्टेंट है शरद पवार के हिसाब से भी और अजीत पवार के हिसाब से भी? अजीत पवार कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, और लेकिन ये भी उनको लग रहा है कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब चूंकि चुनाव बहुत करीब आता हुआ हम देख रहे हैं और बहुत कुछ क्लियर होता हुआ देख रहे हैं, बीजेपी
ने आज फिर 25 सीटें घोषित कर दी हैं, तो उस हिसाब से भी लगभग 150 के पास बीजेपी पहुंच चुकी है महाराष्ट्र में। अब यहां से बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जैसे 8 वाले की बात कर रहे थे अभी अमलेंदु उपाध्याय जी, एक भी सीट नहीं देना, लोकसभा में भी एक भी सीट नहीं देना, क्या अब जो जिस संकट की बात हम करते आए हैं कि जितने भी छोटे दल जो साथ में जाते हैं बीजेपी के, उनका यही हश्र होता है, और आप इस बात को समझ लीजिए, ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की है या कुछ और है 8 वाले के हिसाब से? दूसरा, बारामती सीट को जरूर, उसकी चर्चा जरूर आपके जरिए समझना चाहता हूं। तीसरा, अब चूंकि चुनाव आगे है तो यहां पर कितना क्या कुछ हो चुका है? देखिए, एक तो काफी समय से हम देख रहे हैं कि चुनाव बाईपोलर हो रहे हैं। बीजेपी बनाम कांग्रेस, या कहिए महाराष्ट्र की अगर बात कीजिए तो महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति है। कर्नाटक में भी आपने देखा कि चुनाव किस तरह से कांग्रेस वर्सेज बीजेपी, और जो तीसरा तीन ध्रुव बन रहा था और लग रहा था कि अब त्रिशंकु गवर्नमेंट बनेगी, त्रिशंकु विधानसभा बनेगी, नहीं बनी, एकदम स्पष्ट है। वही हरियाणा में देखिए, जिस प्रदेश में चुनाव हुआ है हर जगह यही हुआ है। महाराष्ट्र में भी यही है, 2 गठबंधन है और इन्हीं 2 गठबंधनों के बीच चुनाव होना है। अब अठावले जी को नहीं दिया जाना इसलिए मैटर करता है कि ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। बीजेपी एक सीट जीतना चाह रही, कहीं कोई ढील नहीं देना चाहती, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 साल हो रहे हैं आरएसएस के, और महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है देश की। महाराष्ट्र जीतने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया, और अपने लोगों को खोया, अपनी साख खोई। देवेंद्र फडणवीस को जो एक नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था, उनको तक नीचे कर दिया। और अब स्थिति है कि इस स्थिति, ऐसी स्थिति बन गई है, लग रहा है कि महायुति हार जाएगी, ये स्थिति बनी हुई है। महाविकास आघाड़ी बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है, परसेप्शन वाइज भी। अब एक और बात आपने कही कि शरद पवार और अजित पवार का मामला, बारामती सीट, तो ये मुझे लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, उस परिणाम में सुनेत्रा पवार हार गई, सुप्रिया जीती, और वो मैसेज गया कि अगर अजित पवार और शरद पवार को चुनना है तो लोग शरद पवार को ही चुनेंगे। मराठा नेता अगर कोई है तो शरद पवार है। बीजेपी ने ये कोशिश की कि मराठा नेता हम अपने अंदर पैदा करें, तो अपने नेता को तो नहीं बना सकते, जो उनके पास उस तरह के नेता नहीं है। लेकिन जो एकनाथ शिंदे हैं या अजित पवार है, उनको लेकर के आए, तो एक मैसेज देना चाहते हैं शरद पवार कि अजित पवार से हम फ्रेंडली फाइट नहीं कर रहे हैं, चाचा भतीजा का रिश्ता हम नहीं निभा रहे हैं। हालांकि बड़े भावुक हो गए अजित पवार, और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई थी, हमने इसके लिए माफी मांगी थी लोकसभा में, लेकिन वापस जो है, जो काका हैं यानी जो शरद पवार हैं, वो परिवार के बीच बंटवारा कर दिया उन्होंने। तो ये जो है, ये रणनीति भी कह सकते हैं इसको, ये एक रणनीति है। एक तो नई पीढ़ी को मौका दिया जा रहा है। योगेंद्र पवार जो है अजित पवार के भतीजे हैं, तो ये बहुत दिलचस्प है। और शरद पवार चूंकि अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी लड़ाई इस तरह से, एक उम्र उनकी हो गई है, प्लस लड़ने की हर व्यक्ति की सीमा है, और ये बड़ा निर्णायक है। ये जो चुनाव हो रहा है बहुत निर्णायक है, और शरद पवार खुद बोल रहे हैं कि इस चुनाव में फैसला होना है कि जनता की सेवा के लिए काम करना है या क्या करना। तो उस लिहाजन कोई भी जगह जो है, अभी इवन यहाँ तक देख लीजिए कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। मुंबई में इलाके में ही जान लीजिए 5 सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने है, फ्रेंडली फाइट चल रही है। वैसे ही शरद पवार भी जो है विदर्भ इलाके में 2-3 सीटों पर कांग्रेस के साथ फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति है, गठबंधन के भीतर भी इस तरह की चीज चल रही है कि जो उस पार और इस पार खड़े हैं, उनमें कितना गहरा और कितना भारी संघर्ष है। और ये चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, मैं मानता हूं कि अब तक जितने मैंने चुनाव देखे हैं, सबसे अलग और दिलचस्प चुनाव। और इस चुनाव में अब देखिए, आप दिखा भी रहे हैं कि अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे को दिया गया टिकट। ऐसी कई सीटें हैं जहां पे अदला बदली हुई है, इधर से लोग उधर गए। आप एक और देखिए कि संजय निरुपम को जो है वो सांसद का चुनाव लड़ा करते थे, और वो विधानसभा चुनाव लड़े। मुरली देवरा के बेटे जो थे मिलिंद देवरा, वो जो है विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और मुरली देवरा लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब देखिए कि इसके अलावा आप समझिए कि यहाँ पे राज ठाकरे के बेटा जो है चुनाव लड़ रहे हैं,
उनके खिलाफ भी शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे गुट ने जो है अपना कैंडिडेट दिया है। हालांकि महायुति ने यानी एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हम कैंडिडेट नहीं देंगे। तो लड़ाई इस बार जो है प्रतिष्ठा के प्रश्न के तौर पे है सबके लिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना एनसीपी हो, दोनों गुटों के लिए। और अब देखिए कि शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, 40 विधायक उनके पास हैं, और एक तरह से बीजेपी ने उनको दी है, स्पेस दिया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा कि अगर सही मायने में उद्धव ठाकरे से कोई लड़ पा रहा है तो बीजेपी नहीं लड़ पा रही है। सही मायने में लड़ रहे हैं तो एकनाथ शिंदे लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है विधानसभा चुनाव में क्या होगा। क्या विधानसभा चुनाव में शिंदे उसी मजबूती से लड़ पाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो उद्धव ठाकरे के लिए। उद्धव ठाकरे अगर अपनी सुपरमेसी साबित कर पाते हैं तो बड़ी बात होगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र को लेकर, लगातार कह रहे हैं संजय राउत की जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है उद्धव ठाकरे हैं, हमारी बात सुप्रिया से हो गई है, हमारी बात समाजवादी पार्टी से हो गई है और उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मुख्यमंत्री एक बड़ा प्रश्न है और कई बार मुझे चिंता होने लगती है कि अगर कहीं मुख्यमंत्री का प्रश्न जो है हरियाणा की तरह न खड़ा हो जाए। हालांकि दोनों दलों में ये कॉम्पिटिशन है। हालांकि मैं कहता हूँ तीसरा दल जो शरद पवार जी का गुट है उसमें भी उन्होंने एक जगह कहा था कि जयंत पाटिल मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बड़ा ही निर्णायक और बड़ा ही ऐसा चुनाव है जिसमें सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। और आम आदमी जो है, एक देखिए ये भी कहा जा रहा है कि कुणबी को ज्यादा सीटें दी गई है कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि ओबीसी बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है अभी यहाँ महाराष्ट्र में। और ओबीसी पर शिवसेना की दावेदारी है, ओबीसी पर बीजेपी दावेदारी कर रही है, ओबीसी पर बाकी दोनों पार्टियों की भी दावेदारी है। और कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए एक ये भी निराशाजनक है कि जब उनको मौका मिला, मुख्यमंत्री पद उनके हाथ आया 2014 में, तो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया। इसको लेकर के जितने गैर ब्राह्मण समाज है, खास करके मराठा हो, ओबीसी हो, दलित हो, सबके भीतर ये आक्रोश है कि बीजेपी ब्राह्मणवादी पार्टी है, ये हर हाल में ब्राह्मण को ही आगे लेकर के आएगी, ये संविधान को खतरे में डालेगी, ये आरक्षण को नहीं होने देगी। तमाम चीजें भले ये फैला रहे हैं कि राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने के लिए कहा, रामदास अठावले से बुलवाया गया। ये रामदास अठावले ने भी कहा कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म कर देंगे, नाना पटोले ने ऐसा बयान दिया। लेकिन महाराष्ट्र में ये चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। और महाराष्ट्र में जो बीजेपी है उसके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल ये है कि आपने इतना सब किया, इसके बाद भी आप लीड नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि शिंदे हमारे साथ रहें। और महत्वपूर्ण यह है कि परिणाम जब आ जाएंगे तब बड़ा दिलचस्प होगा। असली लड़ाई तो अभी होनी है परिणाम आने के बाद राजीव भाई। अभी असली लड़ाई, अभी ये प्री क्लाइमेक्स चल रहा है, क्लाइमेक्स उस समय आएगा, कौन किधर जाएगा, कौन किसके साथ आएगा, एक बार और जो है रिसफल होगा मामला। जी 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 जी। लेकिन सुनील शुक्ला जी, आपका क्या मत है? महाराष्ट्र के परिणाम के बाद की बात कर रहे हैं धनंजय जी, लेकिन क्या यहाँ आपको भी ऐसे ही क्लैरिटी नजर नहीं आती कि महाविकास आघाड़ी में या उधर कहें तो महायुति में दोनों तरफ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर शायद तनाव की स्थिति है? ऐसा लगता है क्या आपको? दोनों, अगर महाराष्ट्र की राजनीति को आप ध्यान में रखिए तो ये साफ है, आखिर उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग क्यों हुए? बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना था, तो अपना मुख्यमंत्री बनाने की जो उसकी राजनीति है, क्या वह इस चुनाव में वो उससे पीछे हट जाएगी? अगर वो पीछे नहीं हटेगी तो स्वाभाविक है शिंदे साहब चेहरा नहीं होने वाले हैं, अजित पवार चेहरा नहीं होने वाले हैं। आप लगातार पिछली राजनीति, आप 2019 राजनीति देखते चले ये बीजेपी की, उसका इस बात के लिए आग्रह है कि उसकी निर्भरता क्षेत्रीय दलों पर महाराष्ट्र की है, उस पर कम हो जाए और उसका मुख्यमंत्री बने। जी, स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस राजनीति से दूर होने वाली नहीं है। अगर वह अपनी सरकार, पिछली सरकार गंवा सकती है इस मुद्दे पर और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं होती है, तो वह इस चुनाव में भी किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। मुझे इसमें संदेह लगता है और ये दिखता भी है। भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वह भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी कभी नहीं है महाराष्ट्र में,
वो दूसरे नंबर की पार्टी रही है, या शिवसेना के साथ मिलकर के शिवसेना बड़ी पार्टी रही है। वही दूसरी तरफ अगर आप महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी से उद्धव ठाकरे महायुति से अलग होकर के या बीजेपी से अलग होकर के उद्धव ठाकरे क्यों अलग हुए? क्योंकि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। मुख्यमंत्री यह मानने और बीजेपी यह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि बीजेपी कि उसने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, और एक बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्होंने अपने आप को बीजेपी से अलग कर लिया, और इस सीमा तक चली गई उनकी पार्टी कि उनकी पार्टी खंड खंड बट गई। सर्वाधिक विधायक उनके टूट के चले गए, सांसद उनके टूट के चले गए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं किया। बीजेपी के खिलाफ जो उनकी राजनीति है, जो उनकी आक्रामकता है, वो बनी हुई है। तो क्या उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में रहते हुए मुख्यमंत्री पद के साथ कोई समझौता कर सकते हैं? ये अलग का सवाल है कि मुख्यमंत्री वही होगा इन घटकों में जिसका सर्वाधिक विधायक चुने जाएंगे। ये सही है, और इसीलिए भारतीय महाविकास अघाड़ी की अगर बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी में सर्वाधिक सीटें कांग्रेस के पास है। कांग्रेस ने अब 2024 के चुनाव में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया, अपनी राजनीतिक उपलब्धि भी दिखाई है, लेकिन शिवसेना भी मजबूती के साथ चल रही है, और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक सामान्य आम लोगों की जो सहानुभूति है वो उद्धव ठाकरे के साथ है। पहली चीज की शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की गई, दूसरी चीज की भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ धोखा किया, तीसरी चीज को उद्धव ठाकरे को के साथ धोखा अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। सवाल इस बात का सवाल अब एक चुनाव में भी तय होना है कि मराठा नेता कौन है शिवसेना की तरफ से, शिंदे साहब है या उद्धव ठाकरे साहब है। सवाल यह दोनों ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जिनमें आप समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री अपने बूथ से सरकार बनाने की जिस राजनीति पे चल रही है वो इसी अगर उसको क्या जरूरत थी शिवसेना को तोड़ने की? शिवसेना को कमजोर करने का पर्पस तो यही था कि वो अपने आप को मजबूत कर लेती, अन्यथा शिवसेना के भरोसे तो राजनीति कर ही रही थी, बाला साहब ठाकरे के जमाने से राजनीति कर रही थी। वो वही स्थिति उसने एनसीपी को तोड़ा कि दोनों क्षेत्रीय प्रमुख क्षेत्रीय दल अगर कमजोर नहीं होंगे तो उसकी राजनीति महाराष्ट्र में तेजी से नहीं चल सकती, मतलब अपने बूते नहीं चल सकती। अगर उसने इतनी राजनीति को और अपने ऊपर तमाम तरह के आरोप उसने बर्दाश्त किए हैं तो वह मुख्यमंत्री का पद किसी अन्य को देने के लिए क्यों तैयार होगी? ये स्वाभाविक राजनीतिक विश्लेषण होना चाहिए, और वही इस महायुति में भी है, अरे महाविकास अघाड़ी में भी है। और मेरा अपना मानना यह है कि भले ये महाविकास अघाड़ी को तो कम से कम बात ये इस तरह की बयानबाजी से ही बचना चाहिए, लेकिन ये भी सही है कि आखिर कांग्रेस हो या चाहे एनसीपी हो, पैन महाराष्ट्र चेहरा कौन है जिसकी इतनी बड़ी अपील हो? उद्धव ठाकरे की तो अपील पूरे महाराष्ट्र में है। निश्चित रूप से उनका असर कुछ इलाके विशेष में ज्यादा है, मुंबई में है, थाने में है सॉरी कल्याण में है, लेकिन पहचान उनके पूरे राज्य में है। इस तरह का कोई बड़ा मेरी अपनी समझ है, धनंजय जी मुझको खरीद करेंगे, मेरी अपनी समझ में इतना बड़ा चेहरा एनसीपी के पास भी शरद पवार मुख्यमंत्री तो नहीं होने जा रहे हैं, बाकी कांग्रेस के पास भी कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में स्वाभाविक से जो पसंद होगी मुझे लगता है कि वह उद्धव ठाकरे ही हो सकते हैं, और आम लोग भी यह मान के चल रहे होंगे कि वहां स्थिति यही बनेगी। अगर आप झारखंड की बात करें, झारखंड में कांग्रेस बीजेपी ने जितने अपने मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो खो चुकी है, परिवारवाद का मुद्दा है वो खो चुकी है, एकता का मुद्दा है वो खो चुकी है, तो आखिर किस मुद्दे पर अपनी राजनीति को बढ़ाएगी वो? भ्रष्टाचार के तमाम नारे लगाती रही है वो, और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार, मधु कोड़ा साहब के ऊपर क्या क्या उसने नए आरोप लगाए थे, आज गीता कोड़ा उनकी प्रतिनिधि हैं, आज उनके उम्मीदवार हैं। आप तमाम आरोप जो लगे रघुवर दास की सरकार बनने के बाद से, रघुवर दास की सरकार के जाने के बाद से हेमंत सोरेन की सरकार ने कितने आरोप लगाए, रामेश्वर सिंह जैसे तमाम नेताओं के खिलाफ कितने आरोप लगे, आज जो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। परिवारवाद का नारा बीजेपी देती रही है कि परिवारवाद के बढ़ावा देने से राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी कम होती है और योग्यता के साथ समझौता होता है। आप क्या कर रहे हैं? मधु कोड़ा की पत्नी, रघुवर दास की बहू,
अर्जुन मुंडा की पत्नी, चंपई सोरेन का बेटा, कोई नेता बचा भी है क्या वहां जिसके परिवार को आपने टिकट नहीं दे दिया? और कम से कम झारखंड की राजनीति में बीजेपी के तो यही निर्णायक लोग हैं, और इनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसको आपने टिकट न दिया हो। तो ये जो परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस के खिलाफ करते रहे हैं, उसका भी उस राजनीति को भी आगे नहीं बढ़ा सकते, उसकी भी हवा निकल गई है। तो आखिर बीजेपी किस बिना पे चलेगी? क्या वह अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात कर सकती है? क्या वह जो लोगों के सामने सवाल है उन सवालों को लेकर चल सकती है? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जो उपजे हुए सवाल है वो आदिवासियों के बीच में गंभीरता से विमर्श में है, उसका क्या जवाब इसके पास है? जिन मुद्दों को कल्पना सोरेन उठा रही है उसका क्या जवाब उसके पास है? ये तमाम ऐसे जो राजनीतिक स्थितियां वहां पे, ये केवल और केवल है कि इंडिया दल समूह झारखंड में अभी तक जो दिख रहा है, अगर इसी बेहतर तालमेल के साथ और आक्रामकता के साथ तो अपने चुनाव अभियान को चलाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। वहां वो कुछ भी माहौल बनाने का प्रयास करें। आखिर आप ये जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक है, ऐसा नहीं है कि उनसे उनकी मुलाकात निशिकांत दुबे से हुई है, वहां के तमाम अखबार भरे पड़े हैं इस रिपोर्ट के साथ, पूरी खबर है। जी जी बिल्कुल। अगर आप प्रस्तावक को तोड़ने लगेंगे, एक किस तरह का विमर्श पैदा करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने मुर्मू साहब को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, अगर किया तो मुझे लगता है कि यह भी हेमंत सोरेन के पक्ष में जाएगा। ये जाएगा कि आप आदिवासी समूह में एक तरह का विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और आदिवासी समुदाय के हितों की अनदेखी करने, उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने और इंडिया दल समूह ने जिस तरह की राजनीति को बीजेपी के खिलाफ झारखंड में बढ़ाया है, मुझे लगता है कि आज वह मजबूत स्थिति में है। चुनाव परिणाम क्या होगा तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन जो एक राजनीतिक परसेप्शन की बात है, उसमें निश्चित रूप से वो राजनीतिक परसेप्शन बनाने में जेएमएम और वामपंथी दल और कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है, आरजेडी को लेकर कितने तरह की बातें की गई, इतनी सीट चाहिए, उतनी सीट चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, तमाम तरह की बातें हुई। आखिर 2 ही सीटों पर तो आरजेडी लड़ रही है, और आज तेजस्वी यादव के पक्ष प्रचार में भी उतर गए हैं। तो एक इस तरह की परसेप्शन बनाने की कोशिश जो की गई महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी, कि इंडिया दल समूह में चाहे महाविकास अघाड़ी में एक तरह की विघटन है, उस परसेप्शन से इन दोनों राज्यों में इस गठबंधन ने अपने आप को बाहर निकाला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत चुनौती है और इंडिया गठबंधन ये चुनौती दोनों राज्यों में दे रहा है, ये साफ दिखाई देता है। हम लोग धरातल पे हैं, ग्राउंड जीरो कह लें, वहाँ हैं झारखंड में, और झारखंड की सियासत को बहुत नज़दीक से समझ रहे हैं। और एक बार फिर से आना चाहता हूँ प्रशांत जी, फिर डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आता हूँ। प्रशांत जी, अब यहाँ से इंडिया गठबंधन की जब चर्चा हो रही है, और आज कल्पना सोरेन भी बोल रही थी कि इंडिया गठबंधन के और भी कार्यक्रम होंगे यहाँ पे, एक चुनौती वो धरातल पे दिखनी चाहिए, वो दिख रही है क्या? देखिए, जहाँ तक आदिवासी क्षेत्र है, संथाल परगना, गिरिडीह या कोल्हान का रीजन, यहाँ बीजेपी की मौजूदगी आपको ग्राउंड पर नहीं दिख रही, बयानों में दिख रही है, और वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों में या अमित शाह के बयानों में। तो और जो बीजेपी जिनको तोड़ के लाई है वो भी इसी इलाके के लोग हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप भी देखिए कि हम लोग 200 किलोमीटर कल से आज तक में 400 किलोमीटर हम चले हैं, और हमको बीजेपी की ग्राउंड पे मौजूदगी नहीं दिखाई दी है। तो अब जो इंडिया गठबंधन का रोल है, जो मैं आपको पहले कहा कि जो बाकी बची हुई 53 सीटें हैं, उसमें वही समीकरण है, सामाजिक न्याय, उसमें बेरोजगारी, महंगाई, वो सारे मुद्दे आएंगे। वहाँ का उधर का चुनाव इन मुद्दों पे होना है, जहाँ आरजेडी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर होगा, जहाँ पे कांग्रेस इम्पॉर्टेंट प्लेयर होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ। तो इसलिए यहाँ पे जो मौजूदगी
बीजेपी की तो मुझे नहीं दिखाई दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ट्राइबल एरिया है इसमें बीजेपी को बहुत फायदा होने जा रहा है, ये लगता नहीं है। बिल्कुल, ट्राइबल एरिया में बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा पहले भी नहीं हुआ था। 2019 के चुनाव में देख लीजिए या 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए, वो फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अब ये झारखंड की बात है, लेकिन ट्राइबल एरिया अगर महाराष्ट्र देखा जाए तो वहां के क्या हालात हो सकते हैं? जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, महाराष्ट्र में भी ट्राइबल्स हैं और उस हिसाब से दलित, आदिवासी, इन लोगों का गणित, मराठा, इन लोगों के गणित को अगर जरा समझा जाए और ओबीसी, इनके गणित को समझा जाए तो कहां दिखाई देता है इंडिया गठबंधन, या कहें तो महाविकास अघाड़ी और महायुति? मुझसे पहले एक साथी पैनलिस्ट बोल चुके हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा बहुत बड़ी ताकत है, और बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसके पास कोई मराठा नेता है ही नहीं। मराठा नेता क्या, बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता है ही नहीं। जो भी नेता अब तक राजनीति करती रही बीजेपी, वो शिवसेना के कंधे पे बैठ के करती रही। अब जब बीजेपी ने अपनी अलग दुकान खोली है राजनीति की, तो बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो कैसे अपने आप को स्थापित करे। देवेंद्र फडणवीस को वो मराठा नेता के रूप में स्थापित नहीं कर पा रही है, ये उसकी मजबूरी है। तो बीजेपी के सामने चुनौती है कि जहां मराठा वोट हैं, यानी ओबीसी के वोट हैं, दलित वोट हैं, उस पूरे इलाके में बीजेपी को बहुत समर्थन नहीं है। बीजेपी का ध्यान केंद्रित है मुंबई, पुणे और ठाणे वाले बेल्ट में। लेकिन दिक्कत फिर यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना का बेल्ट का तगड़ा प्रभाव रहा है, कांग्रेस का प्रभाव रहा है, शरद पवार का प्रभाव रहा। तो शरद पवार का कोई तोड़ खोज नहीं पाई है बीजेपी। कैसे शरद पवार का साथ ले, कैसे, और शरद पवार वो जब वो साथ नहीं ले पाई तो उसने जो काम किया, अखिलेश यादव ने जो चिट्ठी लिखी है महाराष्ट्र के मीडिया कर्मियों के नाम और नागरिकों के नाम, उसमें तीसरे पैरे की आखिरी लाइन में मुझे बहुत एक बड़ा जबरदस्त शब्द दिया। मैं पढ़ देता हूँ, एक लाइन पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र की जागरूक और तरक्की पसंद जनता की संयुक्त शक्ति भाजपाई धोखेबाजी और खोखेबाजी दोनों को परास्त करेगी। तो खोखेबाजी शब्द जो उन्होंने दिया है, खोखे का अर्थ, बाजी जो कहा, ये स्पष्ट है कि उन्होंने अपने तमाम खजाने खोल दिए हैं, गलत धंधे किए हैं, करोड़ों का लेन देन किया है, एनसीपी को तोड़ा है, बीजेपी को तोड़ा, तो जो खोखेबाजी की है इसकी तरफ अखिलेश यादव ने बहुत साफ साफ याद दिलाया है कि ये धोखेबाजी और खोखेबाजी इस चुनाव में नहीं चलेगी, ये उनसे आगाह किया। और यही बीजेपी की चिंता है, उसकी खोखेबाजी चल नहीं पाएगी अब, ये चिंता। तो अब चिंता उससे यह कि आखिर अडानी के हित सबसे ज्यादा कहां, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में, और अभी तो धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो तो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट। तो ऐसे प्रोजेक्ट में सारे तमाम खोखेबाज, खोखे वाले लोग उनके साथ हैं। तो बड़ी गंभीर स्थिति है बीजेपी के लिए, और हमारे दो के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे वो महाराष्ट्र पर अपना कंट्रोल बनाए रखें, कैसे महाराष्ट्र से अपने आप को स्थिर कर रखें, चाहे जिसकी सरकार बने। बीजेपी को पता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बने ना बने, उसको चिंता ये है कि हमारे समर्थन से बने ताकि हमारे हितों की रक्षा करे। बीजेपी को महाराष्ट्र में चिंता नहीं है कि बीजेपी का व्यक्ति सीएम बने, हालांकि वो कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी, महाराष्ट्र की हर पार्टी ये बोलती कि हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आप देखिए शरद पवार के भतीजे अजित पवार के खिलाफ उनके भतीजे का उम्मीदवार होना, और अजित पवार ने जो स्यापे बीच में किए, पश्चाताप किए, उसका भी कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं। रामदास आठवले जिस तरह से अपना रोना रो रहे हैं, ये भी बताता कि उनकी भी मजबूरियां बहुत है। बीजेपी उन्हें भी स्पेस देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए एक एक सीट चुनौतीपूर्ण है। राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बीजेपी के लिए है और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। जरा क्लोजिंग के लिए आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी कैसे देखते हैं, और जो बात अभी कह रहे थे खोखेबाजी धोखेबाजी और इन सब के बीच बीजेपी चुनाव में आगे बढ़ते हुए कहां दिखाई देती है आपको महाराष्ट्र में? बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। इतना तो बांट दिया, अब नया बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? नफरत ही बांट रहे हैं। और अगड़ा पिछड़ा ये सब जो बोल रहे हैं, देखिए उनके हाथ से तोते उड़ चुके हैं और वो तोते को वापस पकड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अब एक ही व्यक्ति है जो हमको बचा सकता है और उसका नाम है एकनाथ शिंदे। अजित पवार से भी उनको भरोसा नहीं है। और अब ये कहा जाता था पहले कि बीजेपी जीतती है तब तो सरकार बनाती ही है, बीजेपी हारती है तो भी सरकार बनाती है, ये महाराष्ट्र के संदर्भ में अब तक आपने सुना नहीं होगा। अभी तो उनकी स्थिति है कि धोती कैसे बचे। जो 103 सीटें थी पिछली बार, 105 सीटें जीत करके आए थे, वो क्या 3 डिजिट में बीजेपी आएगी? तो खुद आरएसएस का सर्वे कहता है 90 से 95 सीट। तो 90 से 95 सीट जब आरएसएस कहता है तो उनको भरोसा है कि हम एकनाथ शिंदे के भरोसे सरकार बनाएंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे को किसका भरोसा है? वो नाम ले रहे हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के भरोसे और हमने जो सरकार चलाई है उसके भरोसे। क्या सरकार चलाई है? 1500 रुपए दे रहे हैं महिलाओं को लाडली बहना के नाम पर, उसके भरोसे। बाकी आप लोग चर्चा कर ही चुके कि इंडस्ट्री चली गई, फलाना चला गया। सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र का स्वाभिमान चला गया जी। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जो सबसे आदरणीय है इस प्रदेश के लिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुत्व दरअसल जो शिवसेना अलग हुई है बहुत सही जगह अलग हुई, और शिवसेना को अब वो हिंदुत्व का नया जो हिंदुत्व रियल हिंदुत्व है, जो वास्तविक हिंदुत्व है, उसको खड़ा करना है शिवसेना उद्धव ठाकरे को। सुनील जी ने बहुत सही कहा कि पैन महाराष्ट्र चेहरा उद्धव ठाकरे हैं। वो चेहरा न शरद पवार जी की पार्टी के पास कोई है, हालांकि किसी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, न कांग्रेस के पास वो चेहरा है, हालांकि पृथ्वीराज चौहान है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे से जो संभावना रही, उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से 2.5 साल काम किया, उससे सबको उम्मीद जगी। और उद्धव ठाकरे इसलिए महत्वपूर्ण है इस महाराष्ट्र के चुनाव में, बीजेपी को पटकनी देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने 13 सीटें लाई, बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस का जो हिंदुत्व, जो बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा है, वो उद्धव ठाकरे के पास आकर के घियाने लगता है। और वो फिर सावरकर का एजेंडा, या कहिए कि जो है नफरत का एजेंडा। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व नफरत का हिंदुत्व नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व जो है यहाँ के स्वाभिमान के लिए था, यहाँ की मिट्टी के स्वाभिमान के लिए था कि हमारे प्रदेश पे, हमारे देश पर कोई दूसरा शासन न करे। और वो हिंदू मुसलमान वहां नहीं था। ये तो लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी को इंडोर्स कर दिया आरएसएस ने। ये क्या है? ये आरएसएस की हताशा है कि उसके पास महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्र गौरव कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए एक चीज मायने रखता है, किसी भी तरह सत्ता में आओ, सत्ता को हासिल करो। ये महाराष्ट्र के लोगों को समझ में आने लगा है। और हालांकि महाराष्ट्र में कभी बीजेपी को नहीं इतनी सीटें मिली कि अपने दम पर सरकार बनाए, जबकि यहीं से शुरू हुआ आरएसएस। अभी उनकी और फजीहत होनी बाकी है। और ये जो परिणाम आएंगे 23 तारीख को, तो हम लोग देखेंगे कि कितनी फजीहत होती है और कितनी इज्जत उनकी बचती है। हालांकि वो खुद डरे हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक डरी हुई पार्टी भाजपा जो आगे क्या रणनीति बनाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 23 तारीख को रिजल्ट का इंतजार सबको है। उससे पहले 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव और 13 और 20 तारीख को, यानी नवंबर की बात कर रहा हूं, इधर झारखंड में चुनाव। और सबकी रिपोर्टिंग, सबके अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त इस कार्यक्रम को हम लेकर आ रहे थे रांची से, और आप जानते हैं हमारे ठीक पीछे विधानसभा है। इसी विधानसभा के लिए ये पूरा जो
पूरी फाइट जो है वो चल रही है। तो बहुत कुछ अभी और भी होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं धनंजय जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सुनील शुक्ला जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में इधर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो आप लोग जुड़े हुए थे, आप सबका भी। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।